कैलकुलेशंस हम करना चाहते हैं, कैलकुलेशंस ऑफ वेव नंबर आपको पता है न्यू के ऊपर हमने लाइन से लगाई थी बेटे, ऑफ फोटॉन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ फोटॉन, ठीक है बेटे, फोटॉन्स की ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रम नहीं बनता जो बेटे हाइड्रोजन वाला स्पेक्ट्रम, उसका स्पेक्ट्रम बनता है ना, तो वो बेटे लाइन स्पेक्ट्रम जिनको हम कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज की, वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज की, ठीक है बेटे, और बाय बोहर्स थ्योरी, बोहर वाले मॉडल से, बोहर्स थ्योरी की मदद से, बोहर थ्योरी की हेल्प से हम बेटे कैलकुलेशन करेंगे। अब देखते हैं बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आ जाए ना बेटे, तो फिर क्या होता है, फिर तो एनर्जी इमिट होगी ना, आपने बोहर मॉडल में बेटे पढ़ा हुआ है कि एनर्जी इमिट हो जाएगी। उसकी बात हम बेटे करना चाह रहे हैं, देखते हैं क्या क्या बातें हमने बेटे करनी। हम कहते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स, जब इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके आ गए, कहां से कहां आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ड्रॉप करके आ गया शेल नंबर 2 से, इसका नाम है N2 रख रहा हूं, और कहां आ गया N1 में, तो इलेक्ट्रॉन इधर से जंप करके इधर आ गया, फिर क्या हुआ बेटे, एनर्जी बेटे निकलनी है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। ये जो फोटॉन निकला है ना यहां से बेटे, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी का है, ये बेटे फ्रीक्वेंसी मिल जाए तो फिर बेटे हमें पता लग जाता है वेव नंबर कितना है, ये हम पता करना बेटे चाह रहे हैं, ठीक है बेटे। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, जब इलेक्ट्रॉन जंप करे, ड्रॉप करे, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स, कहां से जंप करे, फ्रॉम N2 जंप कर दे, फ्रॉम बेटे हायर ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट से N2 से टू लोअर ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट में बेटे जंप करके आ जाए। लोअर ऑर्बिट कौन है बेटे, N1, देन एनर्जी इज एमिटेड, फिर बेटे एनर्जी एमिट होती है, एनर्जी इज एमिटेड, एनर्जी एमिट होती है, और किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन की फॉर्म में एनर्जी बेटे एमिट होती है, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, फोटॉन की फॉर्म में एनर्जी जो है वो एमिट हो जाती है, फोटॉन की फॉर्म में एनर्जी एमिट हो जाती है। और वेव नंबर ऑफ फोटॉन जो है कैन बी कैलकुलेटेड, द वेव नंबर क्या क्या ढूंढा जा सकता है बेटे, फ्रीक्वेंसी ढूंढी जा सकती है, इवन लैम्डा ढूंढा जा सकता है, एंड वेव नंबर, और वेव नंबर ऑफ फोटॉन, वेव नंबर ऑफ फोटॉन एमिटेड, जो फोटॉन एमिट हुआ, खारिज हुआ बेटे, कैन बी कैलकुलेटेड है, उसे इस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, एज डिटेल्ड बिलो, जैसे हम इसको डिटेल आउट बेटे करने लगे। ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जब जंप करके ऊपर से नीचे आएगा तो बेटे फिर तो ज़्यादा एनर्जी तो निकलनी है, क्या जवाब होगा बेटे, तवज्जो करिए बेटे, आंसर हमारे पास होना चाहिए डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और बेटे E2 एनर्जी किसकी होनी चाहिए, अपर शेल की होनी चाहिए, और E1 किसकी होनी चाहिए, लोअर शेल की होनी चाहिए, उनका डेल्टा E का मतलब डिफरेंस निकाल लेना चाहिए। अब बेटे हमें पता है कि इसके E की वैल्यू क्या है, ये बेटे हमें पता है, बेटे लिख रहे हैं बट, देखकर बेटे मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ तवज्जो करेंगे, बट E की वैल्यू कौन सी है बेटे, E की वैल्यू हमारे पास
माइनस जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4, याद है ना बेटे, जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 एम भी था ना साथ, और बेटे डिवाइड किस पर था, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये वाला गौर करो, वैक्यूम परमिटिविटी जिसकी बात हमने की थी, और एन स्क्वायर एस स्क्वायर, एन स्क्वायर भी है और बेटे एच स्क्वायर भी है। अब मैंने दोबारा फिर लिख रहा हूँ बेटे, गौर करो, फिर मैंने लिख दिया ई, फिर ई लिख दिया दोबारा, माइनस जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 एम ओवर डिवाइड किस पर कर दिया, 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पे एन स्क्वायर पे एच स्क्वायर। अब मैंने E2 और E1 बनाना है, तो ये गौर करो बेटे, मैंने 1 बनाया तो सिर्फ n के साथ 1 लिख दिया, 2 बना दिया तो सिर्फ n के साथ मैंने 2 लिख दिया, देख लो E1 E2 बन गए। अब क्या करें बेटे, इन वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट कर दो वैल्यूज ऑफ E1 की वैल्यूज एंड E2 और E2 की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में वही है, हमारे पास ये चीज बेटे बन जाएगी। किसमें कह रहे हैं, इसमें पुट करना है, इसका मतलब है ये वाली वैल्यू जो है E1 वाली कहाँ पुट करोगे, ये तो पुट करोगे इसकी जगह पे, और ये किसकी वैल्यू है, नेगेटिव साइन समेत, इसे पुट करोगे बेटे इस जगह पे, तो E2 E1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई दोनों। देखते हैं बेटे, डेल्टा E मैंने लिख दिया बेटे, डेल्टा E इज इक्वल टू भी कर दिया, E2 की वैल्यू लिखनी है माइनस जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर x स्क्वायर, फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ 2 है बस, और बेटे ये माइनस अकेला है अपना, उसका इसका अपना माइनस भी तो है ना, तो बेटे माइनस जेड स्क्वायर ई रेज टू पावर 4 एम ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर x स्क्वायर। जरा देख लो बेटे, ये वैल्यू मैंने किसकी पुट की है बोला, E1 की। फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2 है बेटे n2, और यहाँ पे है सिर्फ n1, बाकी तो डिफरेंस ही कोई नहीं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा ना बेटे। तो लिख रहा हूँ बेटे माइनस जेड स्क्वायर, ये बेटे ई रेज़ पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, और आंसर हमारे पास आ गया जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर x स्क्वायर। अब हमारे पास बेटे वैल्यू कौन कौन सी बनी है, माइनस और प्लस, दो हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं, ये वैल्यू बेटे 1 हो गए। अब मुझे बताओ बेटे, एक वैल्यू माइनस है, कौन है प्लस, तो मैं क्या करने लगा हूँ, ये वाली जो प्लस वाली वैल्यू इधर लिख लेता हूँ, माइनस वाली वैल्यू इधर लिख लेता हूँ, हमें आगे प्रोसीड करना आसान हो जाएगा। तो लिखने लगा हूँ बेटे, गौर करें। अब मैंने क्या किया बेटे, डेल्टा ई तो मेरे पास था ही था बेटे, मैंने क्या कर लिया, ये भी जो था ना बेटे E1 वाली वैल्यू पॉजिटिव हो गई हुई है, इसको मैं इधर लेकर आऊँ, जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 m ओवर डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n1 स्क्वायर और बेटे x स्क्वायर, और बेटे इसकी माइनस में वैल्यू है ना इस वाली की, उसको लिख रहा हूँ माइनस जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर n2 स्क्वायर x स्क्वायर। और कर लो बेटे, सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब जरा तवज्जो करें बेटे, सवाए इस n1 स्क्वायर के और बेटे n2 स्क्वायर के अलावा बेटे सारा कुछ एक ही है, देख लो बेटे, क्यों ना कॉमन ले लिया जाए बेटे। तो लिख रहा हूँ बेटे इज इक्वल टू जेड स्क्वायर ई रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर x स्क्वायर, ब्रैकेट बना रहा हूँ बेटे 1 ओवर n1 स्क्वायर, और बेटे माइनस 1 ओवर
स्क्वायर। ये मैंने बेटे वैल्यू आपके पास डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट यहां तक मैंने कर ली। क्यों बेटे ठीक हो गया। अब बेटे आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या सूरत हाल हमारे पास बनती है। तो बेटे आंसर जो आएगा हमारे पास वो किस में आएगा, वो बेटे जूल्स में आएगा। देखते हैं जूल्स में किस तरह से आएगा, कैसे आंसर हमारे पास बेटे होगा। और अगर मैं इसको इस वैल्यू को बेटे जूल में मैंने लिख दिया बेटे, जे में लिख दूंगा, तो आंसर देखते हैं कैसे आएगा बेटे। ये जूल में आंसर आना है। आगे बढ़ता हूं बेटे, ये क्या था हमारा डेल्टा ई, क्या था बेटे, ये था डेल्टा ई हमारे पास चेंज एनर्जी। आगे बढ़ रहा हूं, बट हम कह रहे हैं जी ये जो डेल्टा ई होता है ये किसके बराबर होता है, डेफिनेट फ्रीक्वेंसी वाला फोटॉन निकला है। अगर ये वाली वैल्यू इस जगह पुट कर दी जाए तो आंसर हमारे पास आता है h न्यू z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर। ब्रैकेट में क्या आ गया बेटे, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये मेरे हम पहुंच गए इस जगह बेटे। क्या इसमें से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है, क्या इसमें से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है कि नहीं? फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। कहाँ है फ्रीक्वेंसी बेटे, ये देखो ये वाली फ्रीक्वेंसी है। और अगर मैं h को इधर नीचे ले जाऊं तो h की पावर 3 हो जाएगी। इसका मतलब है मैं लिखने लगा हूं, तवज्जो करें बेटे, ये मैंने लिखा न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, तवज्जो करना बेटे, ये z में स्क्वायर लिख दिया है e रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h रेज़ टू पावर 3 स्क्वायर। ये था, एक और आ गया h बेटे इधर, और इसमें क्या हुआ 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। और बेटे जवाब किस में आ जाएगा बेटे, हर्ट्ज में। अब ये शेल कौन सा है बेटे, n1 कौन है बेटे, लोअर शेल, n2 कौन है बेटे, अपर शेल। वो तो वाज़े पता लग जाएगा हमें बेटे। ये हमारे पास बेटे फ्रीक्वेंसी का जवाब आ गया। अब मुझे बताओ बेटे, मुझे ये भी पता है कि फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है, देख रहा हूं बेटे, बट हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है वेव नंबर c के। ये भी हमें पता है बेटे, वेव नंबर c के। तो अगर बेटे ये वाली वैल्यू हम इस जगह पुट कर दें तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा वेव नंबर c इज इक्वल टू z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h रेज़ टू पावर 3। और बेटे ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। ये हमारे पास बेटे एक और फार्मूला बन गया। अब मुझे बताओ बेटे, वेव नंबर हमने पता करना है, c कहाँ ले जाएं, वेव नंबर हमने पता करना है। कौन सा है वेव नंबर बेटे, ये वाला वेव नंबर है, तो c फिर नीचे ले जाते हैं। तो आंसर हमारे पास आ गया बेटे, वेव नंबर इज इक्वल टू बेटे किस किस के बराबर बेटे, z स्क्वायर e रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c कौन से वाला जो उधर था बेटे, c वेलोसिटी ऑफ लाइट वाला। अब बेटे इधर हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ गई, 1 ओवर n1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 स्क्वायर। और बेटे इसका जवाब किस में आएगा, पर मीटर में। जवाब किस में आना है बेटे, वेव नंबर के यूनिट होते ही पर मीटर है, ये पर मीटर में आंसर आ जाएगा। गौर कर लो बेटे, पर मीटर में आंसर आ गया। अब बताओ हाइड्रोजन के लिए z का जवाब हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन के लिए z का जवाब हमारे पास क्या होता है। फॉर हाइड्रोजन के लिए h के लिए बेटे, h के लिए z इज इक्वल टू 1, ठीक है बेटे। फिर ऊपर वाला ये जो z गायब हो जाएगा ना, न्यू बार इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 4 m ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h क्यूब c। ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, लोअर शेल पहले लिखा, हायर शेल बाद में लिखा, ऊपर वाला शेल बाद में लिखा। और बेटे यूनिट क्या होंगे, पर मीटर। यूनिट क्या होंगे बेटे, पर मीटर। बट हमें पता है, क्या पता है बेटे,
e raised to power 4 m divided by 8 epsilon naught square h cube c is equal to कौन है बेटा? रैडबर्ग कांस्टेंट। किसके बराबर है बेटे? रैडबर्ग कांस्टेंट के। तो ये बेटे रैडबर्ग कांस्टेंट है और बेटे रैडबर्ग कांस्टेंट और इसकी वैल्यू कितनी है बेटे? इसकी वैल्यू हमारे पास बेटे रैडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू हमारे पास है 1.09678। ठीक है बेटे, 1.09678 into 10⁻⁷ पर मीटर। इसका मतलब आर के बेटे यूनिट भी पर मीटर है। आर के यूनिट भी क्या है बेटे? पर मीटर। आर के यूनिट भी पर मीटर। देखते हैं बेटे कहाँ पुट करेंगे। बेटे ये वाला आर है ना, ये वाले आर की वैल्यू ये है, इस सारी की वैल्यू, ये जो वैल्यू है सारी की सारी, तो बेटे पर मीटर तो पहले लिखा हुआ है। अगर हम इसे इस जगह दर्ज कर दें, किस जगह बेटे? इस इलाके की जगह दर्ज कर दें, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? फिर बेटे हमारे पास आ जाएगा न्यू बार इज इक्वल टू 1.09678 into 10⁻⁷। और बेटे इधर लिख रहा हूं 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। और बेटे आर के यूनिट भी पर मीटर हैं और हमारे वेव नंबर के यूनिट भी पर मीटर हैं। ये हमारा बेटे फार्मूला एक बन गया। बेटे इस एक्सप्रेशन में हम क्या कर सकते हैं बेटे? लाइंस ऑफ वेरियस सीरीज के बारे में कैलकुलेट कर सकते हैं। दबाव एक्सप्रेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट जो लाइंस हमारे पास बनेगी, वेव नंबर ऑफ लाइंस, तो वो हम पता कर सकते हैं। दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज, ये जो वाला एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूज, इसे यूज किया जा सकता है टू कैलकुलेट करने के लिए। क्या कैलकुलेट करने के लिए? वेव नंबर ऑफ वेरियस लाइंस, वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को, इसके बारे में कैलकुलेशन मुमकिन हो गई है बेटे। तो कैलकुलेशन की जा सकती है। फार्मूला हमारा बन गया। अब बताओ बेटे n2 कौन सा है? ऊपर वाला शेल। और n1 कौन सा है? नीचे वाला शेल। तो पहला बेटे मैं हल करने लगा हूं, जरा तवज्जो करना बेटे। सीरीज जो हमारे पास लाइंस हैं उनको हम कहते हैं लेमैन सीरीज। ये बेटे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में लाइनें हैं और वो एक लाइन नहीं है, कई लाइनें हैं एक के अंदर बेटे, इसलिए हम सीरीज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लाइन नहीं इस्तेमाल करते। इसकी बेटे वेव नंबर हमने पता करना है। तो फर्स्ट लाइन इसकी जो है ना, उसको मैं कैलकुलेट करने लगा। फर्स्ट लाइन कब बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी भी शेल में से शेल नंबर 1 में आए। पहली जो लाइन बनेगी वो बेटे n1 1 होगा, n2 2 होगा। n1 ने 1 नहीं रहना है, लेकिन n2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ये सारे हो सकते हैं। जिस तरह कैलकुलेट बेटे हम करते हैं फर्स्ट लाइन। तो बताओ बेटे n1 कितना होगा? हमने कहा पहले में आएगा। n2 जहां से आएगा वो क्या होगा? 2 होगा। और यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, कुछ भी हो सकता है। बेटे वैल्यूज हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया। कौन सा फार्मूला बेटे? वेव नंबर वाला फार्मूला। वेव नंबर वाला फार्मूला। तो बेटे वेव नंबर वाला फार्मूला पुट कर दिया। 1.09678 into 10⁻⁷। बेटे हमारे पास जो नीचे वाला शेल है वो कौन है? यहाँ पे 1 है, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर पर मीटर में आएगा। क्या जवाब बनेगा? 1/1 माइनस 1/4। एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन करोगे, 82.26 बनेगा। 82.26 into 10⁻⁵ पर मीटर फर्स्ट लाइन की वेव नंबर आएगा बेटा। जो पहली लाइन है, जब इलेक्ट्रॉन
दूसरे शेल से जंप करके पहले में आया, दूसरे से पहले में आया। चलो एक लाइन और चेक कर लेते हैं, एक लाइन और चेक करते हैं बेटे। सेकंड लाइन उसे हम कह रहे हैं, सेकंड लाइन उसे हम सेकंड लाइन बेटे कह रहे हैं। कैसे कैलकुलेट बेटे होगी? इसके लिए हमारा शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो 1 ही रहेगा, लेकिन बेटे जहां से आएगा वो 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 था, 3 से 1 में आया। अब हमारे पास जो जवाब बनेगा वो क्या बनेगा बेटे? वेव नंबर का फार्मूला तो वही है 1.09678 into 10 raised to power 7 और बेटे 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर 9 हो जाएगा पर मीटर में बेटे आंसर आएगा। इसका मतलब आपने खुद करना है 1/1 माइनस 1/9, फिर एलसीएम लेना, फिर कैलकुलेशन करना, फिर मल्टीप्लाई करना 1.096 वगैरह से आंसर आ जाएगा बेटे। क्या आंसर आएगा बेटे? 97.49 into 10 raised to power 5 बेटे पर मीटर हमारा आंसर आएगा। देख लो जरा, वेव नंबर में इजाफा हो रहा है। वेव नंबर में इजाफा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, वेव नंबर में इजाफा हो जाए तो फ्रीक्वेंसी में इजाफा होता है, फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाए एनर्जी में इजाफा होता है। ख्याल करना बेटे इस बात का। ये हमारा 2 लाइन, तीसरी भी निकाल सकते हैं, चौथी भी, पांचवी भी। नेक्स्ट लेते हैं बेटे बामर सीरीज। ये भी एक सीरीज है बेटे स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन में, उसे कहते हैं बेटे बामर सीरीज। तो बेटे देखते हैं इसकी कैलकुलेशन इन सीरीज के अंदर जो लाइनें हैं उसकी कैसी है बेटे। तो पहली लाइन इसमें कैलकुलेट बेटे करते हैं। ये कब बनती है बामर सीरीज बेटे? उस वक्त बनती है जब शेल आपका इलेक्ट्रॉन शेल नंबर किसी भी नंबर से 2 में आए, यानी कि शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना वो 2 हो। ठीक है बेटे, देखते हैं कैसे। अब बेटे फर्स्ट लाइन हम ढूंढ रहे हैं, पहली लाइन जो इसके अंदर है। किसके अंदर पहली लाइन बेटे? बामर सीरीज के अंदर की बात कर रहा हूं। अब बेटे जिसमें इलेक्ट्रॉन ने आना वो 2 है, जहां से आना बेटे n2 वो 3 भी हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कहीं से भी हो सकता है। तो बेटे वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं। वेव नंबर इज इक्वल टू 1.09678 into 10 raised power 7 और ब्रैकेट में लिख रहे हैं शेल नंबर 1 कौन सा है? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर। हल करना पड़ेगा आपको बेटे, सॉल्व करना पड़ेगा। पर मीटर 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, एलसीएम लोगे, कैलकुलेशन करोगे बेटे। आंसर हमारे पास क्या आएगा? इसका आंसर हमारे पास बेटे इसका बामर सीरीज का पहले का जो आंसर आएगा 15.234 आ जाएगा। 15.234 into 10 raised power 5 पर मीटर आंसर आएगा। और अगर हमने सेकंड सीरीज को देखना है बेटे, सेकंड लाइन चेक करनी है, तो सेकंड लाइन में कैसे होगा बेटे? सेकंड लाइन में किस तरह से कैलकुलेशन हो जाएंगी? तो n1 जो हमारे पास होगा 2 ही होगा, और n2 जो हमारे पास होगा वो 4 हो सकता है बेटे। वो कितना हो सकता है बेटे? 4। क्लियर हो गई बेटे बात? अब बताओ कैसे वैल्यूज पुट करेंगे? कैसे वैल्यूज बेटे हम पुट करेंगे? गौर करें, मैं इधर लिख देता हूं। ये बेटे मैंने वेव नंबर का फार्मूला लिखा, वही लिखना है ना 1.096 वाला 678 into 10 raised power 7 और ब्रैकेट में लिख रहे हैं 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर और बेटे पर मीटर। ये आंसर हमारे पास आ रहा है बेटे 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा। अगर आपने हाल इसको किया तो आंसर आएगा बेटे 20.566 बेटे आ जाएगा। 20.56 करके देखना ना, आप तो खुद करना। और 5 इधर मैं करूंगा तो बेटे फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ये आंसर हमारा बेटे। आप देखो वेव नंबर बड़ा नहीं हो रहा, दूर से इलेक्ट्रॉन अगर जंप करके आएगा तो वेव नंबर बढ़ेगा, तो एनर्जी भी बढ़ेगी, एनर्जी भी बढ़ेगी। ठीक है बेटे। अब हम देखते हैं कि लिमिटिंग लाइन बामर सीरीज की कैसे होती है। याद रखिए बेटे, लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज, हालांकि ये विजिबल में होती है वैसे भी,
लिमिटिंग लाइन ऑफ बार्मर सीरीज, सीरीज की जो बेटे लिमिटिंग लाइन होती है बार्मर सीरीज की, लाइज पाई जाती है किसके अंदर बेटे, इन यूवी रीजन में। अदर लाइंस फॉल बेटे, अदर लाइन दूसरी लाइनें जो होती हैं, अदर लाइंस आर इन विजिबल रीजन, तो ये नजर आती हैं बेटे विजिबल रीजन में होती हैं। तो ये बेटे स्पेक्ट्रम जो बनता है हाइड्रोजन का वो इलेक्ट्रॉनों के डाउनवर्ड जंप की वजह से बनता है, ऊपर से जंप करके नीचे आ रहे होते हैं। सिमिलरली वेव नंबर बाकियों की भी आप ढूंढ सकते हो। सिमिलरली इसी टेक्निक के थ्रू बेटे सिमिलरली सेम यूज करते हुए सिमिलरली वेव नंबर्स ऑफ अदर बेटे अदर सीरीज लाइंस जो हैं कैन बी कैलकुलेटेड, उसे कैलकुलेट किया जा सकता है यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए, ठीक है बेटे। और वो कौन सी लाइंस होती हैं बेटे, ये लेमन सीरीज है, बार्मर सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज है, ठीक है बेटे, और फंड सीरीज है, हमारे पास सीरीज है बकायदा, ठीक है बेटे। लेमन, बार्मर, पैशन, ब्रैकेट, फंड, 5 है लाइनें। और बेटे 5 लाइनों में से हमने सिर्फ कैलकुलेशन एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ बेटे 2 की है, बाकी हमने ना पैशन सीरीज की है, ना हमने ब्रैकेट सीरीज की है, ना हमने फंड सीरीज की है, तो बहुत लंबी फिर बात बन जाएगी। ये हमारे पास बेटे टॉपिक आ गया कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस बाय गॉस-सिउरी। जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जंप करके आता है, जो एनर्जी निकलती है उसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। ये है बेटे इसका तरीका कार। थैंक यू वेरी मच।